लोग क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कर रहे थे, नॉट बॉन्डिंग बट ओवरलैपिंग कर रहे थे कि कैसे जो है ना ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे एस एस ओवरलैपिंग बताया था, एस पी ओवरलैपिंग बताया था, पी पी ओवरलैपिंग बताया था। अच्छा, एक होता एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होता साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाइप बॉन्ड बनाता है। तो ये हम लोग कर रहे थे, और जब ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उससे बॉन्ड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एंगल, बॉन्ड एंगल, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग बॉन्ड बनने के बाद बताते हैं। और ये सारे पैरामीटर्स जो है ना कई सारे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे साइज ऑफ कटाइंस, साइज ऑफ अनाइंस, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पे बॉन्डेड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, कटाइन साइज़ का, कटाइन का साइज़ क्या है, अनाइन का साइज़ क्या है, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं। तो आज हम लोग पैरामीटर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग वही जो करते, कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही नीट जेई AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं हम लोग। तो वो लोग दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराए जाते हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जानकारी करने के लिए। साथ ही दूसरे यूनिवर्सिटी के कब फॉर्म आ रहे हैं, कब लास्ट डेट हो रहा है, क्या सिलेबस है, क्या टेस्ट का पैटर्न है, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन इस पे हम लोग देते हैं। जैसे AMU, जामिया, BHU, DU, JNU, NTA, नीट, IIT और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ, जैसे पहला जरा रखा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा दे रखा बॉन्ड लेंथ, तीसरा बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसी तरह से एक बॉन्ड ऑर्डर भी आता है, ठीक है, और भी है, मैं आगे बताता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग इससे एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बताया कि जब भी कभी दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो उनका ऑर्बिटल जो है ना ओवरलैपिंग करते हैं। हमने बताया था ना कल, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेंगे वो उतना स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बताते हैं कि whenever two atoms combine together to form a bond, a molecule, the amount of energy released, the amount of energy which released during the formation of bond is known as bond energy, bond enthalpy। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ इसको, ठीक है। क्या दे रखा बॉन्ड एनर्जी का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to break 1 mole of a compound,
और amount of energy release, amount of energy released when 1 mole of compound is formed, ठीक है, at STP is known as bond energy, bond enthalpy, ठीक है ना। क्या समझ में आया कि या तो एटम्स को कंबाइन करके एक मूल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस वक्त टोटल एनर्जी कितना रिलीज होता है उसको भी हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, या फिर एक मूल कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत होगी, एक मोल कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत होगी वो हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर एक मोल हाइड्रोजन को कंबाइन करें, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करें तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो एटम था, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये कंबाइन करेगा तो इस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जब बॉन्ड बन रहा होगा ना तो ये इस वक्त एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेगा। जब 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो टोटल जो एनर्जी निकलेंगे, टोटल जो एनर्जी रिलीज होगा वही टोटल एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। या अगर मान लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, अगर 1 मोल लेते हैं तो हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐसा एक बॉन्ड होगा बीच में, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो 1 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, 2 को तोड़ने के लिए और ज़्यादा, 3, ऐसे टोटल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो टोटल कितने एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको भी हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, या तो ब्रेक करने के लिए ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। 1 मोल कंपाउंड या तो तोड़ा जाए या 1 मोल कंपाउंड बनाया जाए, उस वक्त जितना एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है, यानी तोड़ने के लिए तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एनर्जी बुक में दे रखा है, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एनर्जी है वो एनसीईआरटी में मैं उसे मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि वो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि कितना है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसे नो मिटा दूँ मैं, इसके बाद का मैं बता रहा हूँ इसको बॉन्ड एनर्जी कितना है और कौन से मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड एनर्जी है, ओके। ऐसे तो बहुत सभी कंपाउंड के बॉन्ड एनर्जी होते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के होते हैं, लेकिन कुछ हमारे बुक में दे रखा तो अभी हम लोगों ने मेंशन कर दिया, वैसे होने को सभी का होता है। तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर इससे हम लोग तोड़ना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसे अगर तोड़ना चाहते हैं एटम के फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ये डेल्टा एच से दिखाते हैं, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, और ये होता 435.8 किलो जूल पर मोल, 1 मोल पे इतना एंथैल्पी की ज़रूरत है। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में जानते हैं डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, ठीक है, और अगर ये तोड़ देते हैं डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दो बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन अलग अलग एटम हो जाएगा, और इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगा वो दे रखा 498 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन है N2, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के बीच में जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसे तीनों बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहते हैं हम लोग
तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, और ये 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन के बन जाएंगे। और ये दे रखा 946 किलो जूल पर मोल, एक मोल पे 946 जूल ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़, किलो जूल ऑफ एनर्जी। ऐसे ही दे रखा है ये, इसकी इंथैल्पी दे रखा है HCl का। अगर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको गैस है, इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग बनेगा, क्लोरीन अलग बनेगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो डेल्टा H नॉट लगा है स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि कंसंट्रेशन जो है 1 मोलारिटी लेते हैं, टेम्परेचर जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 298 कैल्विन होता है। तो वो 431 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत है। ये नॉट लगाने का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है। ये कुछ मॉलिक्यूल का दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके अलावा सभी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी होता है पृथ्वी भाषण में, तो ये भी याद रखिए। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी निकाला है या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड निकाला है, ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन, ये हम लोग अगला थोड़ा सा बता देते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन, पहला दे रखा साइज ऑफ कटाइंस, यानी अगर अनाइंस एंड कटाइंस है तो साइज ऑफ कटाइंस पे डिपेंड करता है। दूसरा साइज ऑफ अनाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तीसरा जो पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बेस पे इसका इंथैल्पी चेंज होता है। ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसका दे रखा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर पे भी दिखाता है। लोन पेयर यानी एक मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसमें कितना बॉन्ड पेयर्स है, कितना लोन पेयर है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट के हिसाब से इंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ पैरामीटर्स हैं जिस क्या बताया बॉन्ड लेंथ। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या बताया कि जैसे मान लो ये 2 लाइक एटम है, लाइक मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। ए बोले तो जैसे मान लो यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों ही हाइड्रोजन है, तो इनका जो साइज होगा इसका भी साइज उतना ही होगा। ये लोग ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एटम जब ओवरलैप करके तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे H2, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम इसका ओवरलैपिंग होगा वो यहाँ पे हमने दिखा दिया ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियाई तो यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये तो टोटल लेंथ हो गया, इसका जो डिस्टेंस होगा यही हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ बॉन्ड लेंथ का। द एवरेज डिस्टेंस, the average distance between the nucleus of bonded atoms is called bond length, is called bond length, ठीक है ना। एवरेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दोनों जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं बॉन्डेड एटम्स के जो बीच के जो न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है ये हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब यहाँ पे हमने दूसरा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है कि ये मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ए का जो साइज है थोड़ा छोटा है एटम का साइज, बी का जो एटम का साइज है थोड़ा बड़ा है।
तो जब ये मॉलिक्यूल होंगे ओवरलैप करेंगे, ये एटम जब ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ओवरलैप होगा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, तो इनका एवरेज डिस्टेंस यानी कि मीन डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच का जो आएगा ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये साइज ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा इधर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, इधर से कम होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो ओवरऑल क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर लाइक होंगे, ठीक है, लाइक होंगे तो दोनों का इक्वल शेडिंग होगा, लेकिन अनलाइक होंगे तो एक का ज़्यादा लेंथ होगा, एक का कम लेंथ होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ये साइज जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाहिर है बॉन्डेड में जो बॉन्ड बनता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। अब जैसे मान लो ये, अगर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो एक ही एटम होता है, तो एक एटम होता है, इस पर पहले शेल पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका ये साइज होगा। लेकिन अगर क्लोरीन के साथ इसको हम लोग कराएं तो क्लोरीन के पास कितना है, 17 है, यानी 287, यानी ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल पे है। तो थर्ड शेल अगर दिखाना चाहेंगे अगर हम लोग, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल, तो ये थर्ड शेल इसका ऐसे ओवरलैप करेगा। कितनी बात सुनी, तो क्लोरीन का जो साइज होगा हाइड्रोजन के साइज से बड़ा होगा। ठीक है, हालांकि बॉन्ड लेंथ तो ऐसे भी होगा, यहाँ से इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, लेकिन क्लोरीन का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन का साइज होना छोटा हो जाएगा। दोनों लाइक होंगे तो दोनों के बराबर होंगे। बॉन्ड लेंथ समझ में आए, ये अलग अलग मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ भी दे रखा है कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड लेंथ कितना है, तो मैं कुछ कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ दे रखा है, मैं उसे मेंशन मॉलिक्यूल है, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है लेकिन हम कुछ मॉलिक्यूल का लिख दिया। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 107 पिकोमीटर है। ठीक है ना बॉन्ड लेंथ। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 143 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका जो लेंथ होता है 154 पिकोमीटर होता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो लेंथ होता है बॉन्ड लेंथ वो 198 पिकोमीटर है। पीएम मतलब पिकोमीटर, पिकोमीटर भी एक यूनिट होता है, पीएम है ये पिकोमीटर। कितनी बात सुन में पिकोमीटर दे रखा है। तो बॉन्ड लेंथ समझ में आई है। अगर मान लो लाइक एटम है, अगर मान लो लाइक एटम है, जैसे कि ये मान लो कि ये क्लोरीन क्लोरीन का है, ये क्लोरीन क्लोरीन है ना 198 दे रखा हमने, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ये 198, ये ऐसे आएगा 198 पिकोमीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर है। लेकिन इसमें दोनों ही क्लोरीन है तो दोनों का इक्वल रेडियस भी होगा। अगर रेडियस ऑफ क्लोरीन निकालना चाहेंगे तो हम लोग रेडियस ऑफ क्लोरीन अगर निकालना चाहते हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ कर लेते हैं, हाफ कर लेंगे तो रेडियस ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ क्लोरीन अगर निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ था 198/2 तो 99 पिकोमीटर। कितनी बात सुने, तो लाइक मॉलिक्यूल अगर हैं उनका बॉन्ड लेंथ दे रखा है तो उनका रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसका रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन अनलाइक होगा तो उस केस में रेडियस जो है ना इक्वल नहीं आएगा, एक किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, और इसीलिए फिर वहाँ से रेडियस जो है ना जो कैलकुलेट करके निकालेंगे वो थोड़ा अलग आ जाएगा, डेविएट करेगा, यानी करेक्ट वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन लाइक मॉलिक्यूल में हम लोग निकाल सकते हैं, यानी जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ दे रखा है, तो फिर उसका आधा कर देंगे हम लोग तो हमें रेडियस ऑफ एटम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन है तो ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 154 है। अगर हम उसको आधा करें तो 77 आएगा, तो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा वो 77 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा क्योंकि सही आएगा क्योंकि दोनों ही कार्बन है। तो जब लाइक मॉलिक्यूल होता है सर, लाइक एटम्स होते हैं तो रेडियस निकालना आसान है, रेडियस निकालना आसान है। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड रेडियस व्हेन द एटम्स आर लाइक।
if the atoms are unlike, yani different atoms are combined to form a molecule, then in that case the radius will be not the half of the bond length in that case. Okay, तो इस तरह से ये दे रखा है, ये समझ में बात आए, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया ये। इसी तरह से दे रखा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल करने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा टॉपिक इसका। बॉन्ड एंगल लेते हैं हम लोग। बॉन्ड एंगल जानते हैं, बताया क्या कि हम लोगों ने टू टाइप्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक वो होता है जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सभी जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और उसमें सिर्फ बॉन्डेड होते हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं होता। और एक वो होता है जिसमें लोन पेयर भी होता है, बॉन्ड पेयर भी होता है। तो हम लोगों ने बताया कि जो लोन पेयर होता है उसका रिपल्सिव पावर बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। तो जो एंगल बनता है मॉलिक्यूल के, जो एंगल होगा, तो वो जो एंगल है डिपेंड करता है कि उसमें सभी बॉन्ड पेयर है या उसमें लोन पेयर भी है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं कि एक हम लोग मान लेते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे मीथेन है और मीथेन CH4 है, ये कार्बन है, यहाँ यहाँ ये 4 हाइड्रोजन ऐसे लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड है, यहाँ लीजिए कोई भी एंगल लेंगे तो ये एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट टेट्राहेड्रल में। ये हमारा CH4 में सभी जो है बॉन्डेड पेयर है, इसमें लोन पेयर इसमें एक भी नहीं होता, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, सभी ये चारों जो है ना बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सभी यहाँ पे जो है ना बॉन्ड पेयर होता है, 4 बॉन्ड पेयर्स, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर एक भी नहीं होता, नो लोन पेयर्स, नो लोन पेयर्स, ठीक है ना। लेकिन क्या देखा गया, इसी तरह से अमोनिया है, अमोनिया में जब जाते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, सेकेंड शेल में 5 होते हैं। तो जो 5 में से ये तो एक लोन पेयर बना लेता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये जो है ना एक बॉन्ड बना लेता है ऐसे, एक यहाँ बॉन्ड बना लेता है और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेता है ये, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर का नाम भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोले तो 4, टेट्रा मतलब 4, तो इसमें भी 4 बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है। तो टेट्राहेड्रल में वैसे स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल का स्टैंडर्ड जो एंगल होता है वो 109, ठीक है ना, 109 ये वाला है, 109 डिग्री 5 मिनट होता है स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि ये लोन पेयर की होने की वजह से ये जो एंगल है, जो बॉन्ड पेयर वाला एंगल है, इधर ले कोई भी एंगल ले, तो ये जो है ना 107 डिग्री का हो जाता है। तो हम लोग जब भी कभी एंगल मेंशन करते हैं तो बॉन्डेड एंगल को मेंशन करते हैं, क्योंकि लोन पेयर का तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तो वो दबा के रखता है, तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उनको काफ़ी कंप्रेस कर देता है उसको, और सारे बॉन्डेड जो है मॉलिक्यूल है एक साथ करीब आ जाते हैं। तो लेकिन जब बॉन्डेड सभी होंगे तो सब इक्वली रिपेल करेंगे, जब सभी बॉन्डेड होंगे तो ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड, तो वो उसको सबको इक्वली रिपेल करेंगे, तो चारों तरफ इक्वल एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर की वजह से चारों तरफ इक्वल एंगल नहीं बनेगा, ये जो बॉन्डेड है वही एक एंगल काउंट करते हैं। और इसमें क्या रखा है, जैसे अमोनिया में ये 160 डिग्री का एंगल बन जाता है। ऐसी बताया क्या वाटर होता है, वाटर का देखेंगे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 पहले शेल पे, 6 दूसरे शेल पे। और उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, ये मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे वाटर का ये वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है 2, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, ठीक। तो ये जो है लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करता है इधर, तो ये बहुत करीब आ जाते हैं।
और ये करीब आने के बाद इनकी जो एंगल है कम हो के 104 डिग्री बच जाता है। ये 104.5 डिग्री, ठीक है ना, 5 मिनट। तो इस तरह से दे रखा है कि ये जो है एंगल जो है ना कम होते जाता है। क्या बताया कि जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटम्स कंबाइन करते हैं, तो वो जो एटम कंबाइन करेंगे तो बॉन्डेड पेयर भी बनेगा, लोन पेयर भी होगा। बॉन्डेड पेयर का तो इक्वली रिपल्शन होगा, लेकिन लोन पेयर अगर वहां होगा तो वो ज़्यादा रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और जब करीब आ जाता है तो उनका जितना स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए बॉन्डेड में वो रिड्यूस कर जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इस तरह से एंगल में चेंजेज आ जाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर 4 है ना, 1 2 3 4, ये भी स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल है, इसका भी टेट्राहेड्रल इसका भी नाम है, ठीक है, लेकिन एंगल इसका 104 है, ठीक। तो इस तरह से क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने लोन पेयर्स है, उन सारे का इम्पैक्ट क्या पड़ता है और किस तरह से ओरिएंटेशन होता है, कितना मैक्सिमम उनका रिपल्शन है और मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, जहाँ पे वही एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो एंगल होता है वही बॉन्ड एंगल कहलाता है। लेकिन हम लोग जब भी कभी एंगल की बात करते हैं तो बॉन्डेड एंगल की बात करते हैं, लोन पेयर का एंगल की बात नहीं करते, क्योंकि वो और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका एक्स्ट्रा बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल हो गया, तो सभी जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका बॉन्ड बॉन्डेड बनता है। हम लोग आगे चल के बॉन्ड एंगल का भी डिस्कस करेंगे। एक टर्म और हमने लिखा था बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वो आता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी आता है, तो हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बताया कि अभी हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बताएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाने से पहले हम लोग देखते हैं हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। हिब्रिडाइजेशन, कार्बन का तो नाम सुना ही होगा, कार्बन का नाम तो सुना ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 24 होता है। और अगर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये 1s2 है, ये 1s2 है, 2s2 है, 2px1, 2py1, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बताया था कि जब भी कभी दो एटम कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो वो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है उसी से जाके कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2px1, 2py1 ये वाला हाफ फिल्ड है, बाकी ये तो 2s दोनों फिल है, ये 1s दोनों फिल है। तो इसमें कार्बन के अंदर दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग इसको पूरा ऑर्बिटल के हिसाब से 2s को दिखाते हैं तो ये इस तरह से दिखाएंगे, ये 2s2 दिखा रहे हैं, और ये हमारा 2px1 दिखा देते हैं, 2py1 दिखा दिया, ऐसे हो गया ये। और ये 1s ये तो इधर था ही था, 1s2 ये कार्बन का दिखा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक, जो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1s2 दो इलेक्ट्रॉन इस पर कंप्लीट फिल होता है, 2s2 ये कंप्लीट फिल है, और p पे हाफ फिल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो हम लोग बनाते हैं तो इसके दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं तो ये दो बॉन्ड बना सकता है, और जब अगर कार्बन जब दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है,
कार्बन अगर दो बॉन्ड बनाता है, मान लो ये वाला एक बॉन्ड बना लिया यहाँ से हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन दे के, और एक हाइड्रोजन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना लिया, और ये दो बॉन्ड बन गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ये आ गए, ठीक है। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। देखो 2 2 4 2 6, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, एक। दूसरी बात ये है कि कार्बन जो है ये CH4, कार्बन जो ना 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। जैसे इस तरह से देखा गया, एक ग्रुप है कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन ग्रुप, 10th क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर उसमें देखते हैं तो उसमें सभी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है अल्केन ग्रुप में। अल्केन ग्रुप फार्मूला था CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी के हिसाब से कितने हाइड्रोजन हो जाएगा, आ जाएंगे। अल्केन ग्रुप में हमें पता है पहला जो कार्बन होता नाम है उसका मीथेन, दूसरा जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है इथेन, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का प्रोपेन, ब्यूटेन, एन आता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पढ़ा तो होगा 10th क्लास में, तो उसके हिसाब से है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब कार्बन के पास ये 2 हाफ फील्ड है, 2 बॉन्ड बन सकता, बिल्कुल सही है, तो यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड कैसे बना लिया? जब इसके पास 2 हाफ फील्ड है तो 2 बॉन्ड तो बन जाए, बनना तो बिल्कुल जेन्युइन समझ में आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो कंपाउंड्स अवेलेबल है, बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल है, वो अल्केन ग्रुप के हैं, अल्केन ग्रुप के हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना लिया जबकि 2 की पॉसिबिलिटी है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म आता है हिब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या बताते हैं कि हिब्रिडाइजेशन का मतलब जो डेफिनेशन देते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल having slightly difference of energy, very small difference in energy is called hybridization। क्या मतलब हुआ, ये एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे ये 2s and 2p दोनों तो सेकंड शेल पे हैं, तो इसकी जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करा के इस पे भेज दिया जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के इस पे भेज दिया जाए, तो ये इस और 4 हाफ फील्ड हो जाते हैं, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये जो ऑर्बिटल है इसको कहते हैं हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। यानी इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कार्बन के 2 वैलेंसी हाफ फील्ड है, 2 वैलेंसी हो सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, 2p का इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच की जो एनर्जी है बहुत ही कम डिफरेंस होने की वजह से वो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद नए तरह के ऑर्बिटल बन जाते हैं, और इस तरह से 4 हाफ फील्ड हो जाता है और 4 यहाँ बॉन्ड बन जाता है। ये जो नए 4 बॉन्ड बन के आते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन का एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज तो मैं इसका डेफिनेशन ले लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 different orbitals having very small difference in energy, difference in energy is called hybridization, ठीक है ना। यानी बहुत ही थोड़ा एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो नए तरह के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास के लिए, आज यही छोड़ते हैं।